मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे ओपी गुप्ता लेक्चर नंबर 85 फ्लूइड मैकेनिक्स। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि इन द न्यूटन्स लॉ रेंज टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द सॉलिड स्फेरिकल पार्टिकल फॉलिंग थ्रू स्टेशनरी फ्लूइड मास वेरीज एज। आपको याद होगा कि दोनों भी रीजन में मैंने आपको ड्राइव करवाया था फार्मूला। देखिए, पहला रीजन जिसे हम स्टोक्स वाला रीजन कहते हैं, अगर रेनॉल्ड नंबर ऑफ पार्टिकल की वैल्यू लेस देन 1 हो तो हम बोलते हैं स्टोक्स रीजन। ठीक, अगर वही रेनॉल्ड नंबर ऑफ पार्टिकल की वैल्यू मोर देन 1000 हो तो उसको बोलते हैं न्यूटन्स रीजन। क्लियर? अब जो न्यूटन्स रीजन है, अच्छा, इसमें जो टर्मिनल वेलोसिटी हमने लिया था, हमने फोर्सेस को बैलेंस किया। मैंने बोला कि भाई ड्रैग फोर्स जो है ऊपर की ओर काम करता है, बाउंसी फोर्स ऊपर की ओर काम करता है, और फिर ग्रेविटी फोर्स जो है नीचे की ओर काम करता है। इस सेम रिलेशन हम इसके लिए भी लिखेंगे। बट यहाँ पर जब हम ड्रैग फोर्स ड्राइव कर रहे थे तो वहाँ सी डी की वैल्यू को हमने 24/R लिया था लेमिनार केस में, और यहाँ पर हमने सी डी की वैल्यू कांस्टेंट ली थी, और यही लेने से बड़ा खेला आ गया था। तो टर्मिनल वेलोसिटी है स्टोक्स रीजन में वो थी डायमीटर स्क्वायर रो पी माइनस रो जी अपॉन 18 म्यू, और जबकि यहाँ पर जो थी टर्मिनल वेलोसिटी वो निकल के आई थी 1.75 अंडर रूट डी पी रो पी माइनस रो पी मतलब डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, और माइनस रो मतलब जिस लिक्विड में कर रहे हो उसकी डेंसिटी, अपॉन यहाँ डेंसिटी था। ठीक, आपने देखा कि इस फार्मूले में जो यू टी है वो डायमीटर की स्क्वायर पर डिपेंड करती है। आपने देखा यू टी जो है वो डेंसिटी डिफरेंस के पर डिपेंड करती है। आपने देखा जो यू टी है वो 1/विस्कोसिटी भी डिपेंड करती है। ये 3 तरीके से मैंने आपको बताया है, तीनों पर पी एस यू में क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक, भाई न्यूटन्स लॉ रीजन के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये डिपेंड नहीं करती है किस पे, विस्कोसिटी पे। यहाँ विस्कोसिटी की डिपेंडेंसी नहीं आपको दिखाई देती है। ठीक, यू टी जो है वो अंडर रूट डी पी पर डिपेंड करती है, और यू टी जो है वो अंडर रूट डेंसिटी डिफरेंस पर डिपेंड करती है। क्लियर? तो ये मेन डिफरेंस थे। हमसे सिर्फ ये पूछ रहा था कि भाई डायमीटर पर कैसे डिपेंड करती है, तो आंसर है स्क्वायर रूट के आधार पे फी 421 का बी। समझे? 421 का बी ए पूछ रहा है क्वेश्चन में सिर्फ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं अपनी यात्रा को पूरा करते हुए। क्वेश्चन में कह रहा था रेशियो ऑफ द बॉल ड्रैग टू फार्म ड्रैग इन द स्टोक्स लॉ रेंज। बॉल ड्रैग टू फार्म ड्रैग। ठीक, मैंने आपको बताया था कि जो बॉल ड्रैग होता है, मैंने आपको बताया कि जो बॉल ड्रैग होता है वो फार्म ड्रैग का ट्वाइस होता है। वो कंडीशन किसके लिए थी? इसी के लिए थी, स्टोक्स लॉ के लिए, स्टोक्स लॉ रीजन के लिए। और स्टोक्स लॉ रीजन में ही टोटल ड्रैग फोर्स हम डायरेक्टली स्टोक्स लॉ रीजन में ही टोटल ड्रैग फोर्स निकालते हैं। इन दोनों को जोड़ के बॉल ड्रैग प्लस फार्म ड्रैग इन दोनों जोड़ के निकालते हैं, और वही 6 पाई ईटा या फिर म्यू आर वी निकल के आता है। और अगर हम
इसको लिखें तो 3 पाई म्यू डी वी, दिस इज द स्टोक्स लॉ। पढ़ा ना हमें 12th में स्टोक्स लॉ। तो ये टोटल फोर्स जो निकल के आता है, टोटल ड्रैग निकल के आता है, वो इसी रीजन के लिए डिफाइन है। क्लियर? तो इसका आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 423 देखेंगे। 423 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि वन पॉइस, ध्यान दीजिए, एक तो होता है डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक या फिर एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, और एक होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इसकी जो एमकेस यूनिट है, एमकेस, वो है kg/मीटर/सेकेंड। अगर इसको हम न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी निकालें तो इसकी यूनिट निकल के आती है पास्कल/सेकेंड, और ये इसकी ऐसा यूनिट है। ठीक, अगर इसको हम कन्वर्ट करें केजी को कन्वर्ट करें ग्राम में, सेंटीमीटर में, सेकंड में, तो 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, इसकी वैल्यू को हम 1 पाइस कहते हैं। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। 1 पाइस किसकी यूनिट है? तो आंसर है सर ये एब्सोल्यूट विस्कोसिटी की यूनिट है, एफरे डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट है 1 पाइस। क्लियर? सिमिलरली अगर हम बात करें काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जो यूनिट होती है एमकेस में, वो होती है मीटर/सेकेंड। ठीक, यहाँ पर एग्जिस्टेंस नहीं दिखाई देता है ऐसा यूनिट का, दिस इज द एमकेस यूनिट। अगर इसको हम कन्वर्ट करें सीरीज में तो यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर/मीटर/सेकेंड। इस सेंटीमीटर स्क्वायर को हम 1 स्टोक्स बोलते हैं। अगर हम कुछ रिलेशन के बारे में बात करें तो 1 पास्कल/सेकेंड का मतलब होता है 1 पास्कल/सेकेंड मतलब होता है 10 पाइस। ठीक, उसी प्रकार से अगर यहाँ पर रिलेशन देखें तो मीटर/सेकेंड इक्वल टू होता है 10⁴ सेंटीमीटर/सेकेंड, या फिर हम इसको सेंटीमीटर/सेकेंड को बोलते हैं स्टोक्स, यानी 10⁴ स्टोक्स। हमसे क्वेश्चन सिंपल सा पूछ रहा है कि 1 पाइस का मतलब क्या होता है, तो आंसर है 1 ग्राम सेंटीमीटर/सेकेंड। बी इज द राइट आंसर, 423 का बी। कोई भी क्वेश्चन आएगा यू कैन सॉल्व इजीली, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 424 देखते हैं। कहते हैं कि फॉर मोशन ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल इन स्टेशनरी फ्लूइड द ड्रैग कोएफिशिएंट इन द हैंडेड सेटलिंग कंपेयर टू द फ्री सेटलिंग क्या होगा? देखो एक बात समझ लो, 2 प्रकार सेटलिंग होती है, शायद मैंने आपको पिछली बार कहीं बताया हो। सेटलिंग 2 प्रकार से होती है। ये लिक्विड है, मान लेता हूँ स्टेबल है, एक पार्टिकल इसमें गिर रहा है, ये लिक्विड है, इसमें पार्टिकल एक गिर रहा है। ठीक, 2 केस हो सकते हैं कि या तो जो पार्टिकल है वो जब नीचे गिर रहा हो, सेटल हो रहा हो, तो उस समय अपने साथ वाले पार्टिकल से टकराता हो, कोलिजन करता हो, और इस दीवार से भी टकराता हो। ठीक, यानी पार्टिकल दीवार से भी टकराएगा और अपने साथ वाले जो पार्टिकल है उनसे भी टकराएगा, और धीरे धीरे सेटल होता हुआ इस बॉटम तक यहाँ पर आएगा। अगर इस तरीके से आ रहा है तो हम बोलते हैं दिस इज द हाइंड्रेड सेटलिंग, यानी सेटलिंग जो है वो कैसे हो रही है, वो प्रभावित होकर हो रही है, दिस इज द हाइंड्रेड सेटलिंग। क्लियर? हाइंड्रेड सेटलिंग, हाइंड्रेड सेटलिंग जब होती है, जब पार्टिकल सीधे नीचे नहीं आता है, टकराता हुआ आता है, तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? कम होती है। उसे वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, नॉट डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, क्योंकि जब बहुत टकरा के आ रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कम हो जाता है, जिससे हमारी इसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? कम हो जाती है। इफ कोलिजन बिटवीन फ्रेंड मॉलिक्यूल एंड बॉल, दिस इवेंट इज कॉल्ड हाइंड्रेड सेटलिंग। और इफ़ नॉट कोलिजन, अब अगर दूसरा केस ऐसा है इसमें बहुत सारे पार्टिकल गिर रहे हैं बट वो टकरा नहीं रहे हैं आपस में, ना ही बाल से टकरा रहे हैं, नॉट कोलिजन बिटवीन
मॉलिक्यूल इन बॉल, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री सेटलिंग बोलते हैं। यहाँ पर जो ओवरऑल वेलोसिटी निकल के आती है, टर्मिनल वेलोसिटी, वो हाई निकल के आती है। अगर कहीं पर हाई है टर्मिनल वेलोसिटी, इसका मतलब है कि ओवरऑल रेजिस्टेंस उसको कम मिला है, यानी इसका जो ड्रैग कोएफिशिएंट है वो कम है, यानी फ्री सेटलिंग में ड्रैग कोएफिशिएंट एफ डी जो है कम है। किससे? ड्रैग कोएफिशिएंट ऑफ 100 सेटलिंग से। अब हमारे क्वेश्चन पे आया, अरे ड्रैग कोएफिशिएंट कम का मतलब क्या, रेजिस्टेंस कम मिला। रेजिस्टेंस कम मिला तो वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी उसकी। रेजिस्टेंस कम मिल रहा किसमें, जो इसमें न टकरा रहा खुद से ना बाल से, उसको रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है। जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है बट खुद भी से भी टकरा रहा है और बाल से भी टकरा रहा है। तो 424 में जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई ड्रैग कोएफिशिएंट इन 100 सेटलिंग, 100 सेटलिंग में ड्रैग कोएफिशिएंट क्या होगा, तो आंसर है ज़्यादा होगा। किससे? फ्री सेटलिंग से। तो ए आंसर हो गया इसका, 424 का ए, 424 का ए आंसर हो गया। देखो इस तरीके से पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता कि रट्टा मारना पड़ेगा। ये जो कोर्स है वो बीटेक के लिए डिजाइन है, उससे आगे के लिए डिजाइन है, और डिप्लोमा का डिजाइन है, और बीएससी का डिजाइन है। तो इसमें कहीं भी आपको कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होने वाली है। चलिए 425 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इन द न्यूटन्स लॉ रेंज टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द सॉलिड स्फेरिकल पार्टिकल फॉलिंग थ्रू ए स्टेशनरी फ्लूइड मास प्रोपोर्शनल फ्लूइड विस्कोसिटी। देखो अब तक आपने देखा कितने आसान तरीके से आपने चीज़ को समझ लिया कि भाई हमें समझना कैसे है, हमें समझना कैसे है। मैंने आपको पूरा चीज़ों को ड्राइव करके दिखाया जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक, तो इसमें देखो क्या है, कहते हैं न्यूटन्स लॉ रेंज टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल फॉलिंग थ्रू ए स्टेशनरी फ्लूइड। अब देखो न्यूटन्स लॉ में क्या है, यूटी इक्वस टू 1.75, यही था, अंडर रूट डी पी और रो पी माइनस रो अपॉन रो। अब इस पूरे फार्मूले को ध्यान से देखो, इसमें जो टर्मिनल वेलोसिटी है और ये आपका डेंसिटी है, इसमें रिलेशन क्या है, ये प्रोपोर्शनल तो है बट वो सीधे नहीं है, स्क्वायर रूट में है। ठीक, स्क्वायर रूट में है, क्लियर बात। बट ये सीधे, अच्छा बात कर रहा है फ्लूइड की विस्कोसिटी के बारे में बात कर रहा है, विस्कोसिटी के बारे में बात कर रहा है। अच्छा इस क्वेश्चन में क्या यार पूरा लोचा कर दिया है। चलो इस क्वेश्चन के हिसाब से जवाब देते हैं पहले आपको। इस क्वेश्चन के हिसाब से आप देखिए इसमें विस्कोसिटी कहीं आ रही है, नहीं आ रही है, तो हम बोल देंगे कि ये जो है फंक्शन नहीं है किसका, विस्कोसिटी का। जब रेनॉल्ड्स नंबर बहुत हाई होता है तब ये फंक्शन नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो इसलिए 425 का आंसर बनता है डी। समझ गए। अगर यही क्वेश्चन पूछ रहा होता कि स्टोक्स लॉ डिजाइन में, ध्यान दीजिए क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ पूछ रहा है इसलिए मैं स्टोक्स लॉ में बात नहीं कर रहा हूँ, बट अगर पूछ रहा होता स्टोक्स लॉ डिजाइन तो ये बनता डी पी स्क्वायर। मैं आप समझा चुका हूँ पूरा, क्या समझा रहा हूँ बार बार, 18 में हो, तब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता विस्कोसिटी के, तो हमारा बी ऑप्शन हो जाता। अगर पूछ रहा होता स्टोक्स लॉ डिजाइन। ठीक, तो फिलहाल इसका आंसर डी है, क्योंकि ए यहाँ पर विस्कोसिटी का रोल ही नहीं होता है न्यूटन्स लॉ टर्बुलेंट में। टर्बुलेंट फ्लो जब भी आता है तो विस्कोसिटी का रोल कम होते आ जाता है। टर्बुलेंसी का जो रोल है वो सिर्फ और सिर्फ कब है, लैमिनार फ्लो में ज़्यादा है। ठीक, क्यों ज़्यादा है, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, इनर्शिया फोर्स बटे विस्कस फोर्स। अगर रेनॉल्ड्स नंबर बहुत हाई होगा इसका मतलब विस्कस फोर्स बहुत कम होगा, मतलब विस्कोसिटी बहुत कम होगी, इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होगा। समझ गए। फिर मिलते हैं, नमस्कार।